हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। कैसे हो हमारे प्रिय भाइयों और बहनों? मस्त। तो आज पढ़ा जाए। अगले वाले वीडियो में हमने भाग वन बताया था और भाग वन बताया था। अब हम जानेंगे उसी विषय में का भाग टू और विस्तार से समझेंगे और प्रयास करेंगे। ठीक, तो थोड़ा पढ़ाने से पहले हम थोड़ा पानी पी लें, क्योंकि पढ़ाने वक्त थोड़ा बोलना पड़ता है। इस टाइम क्या बह रहा है? पछुआ बह रहा है। पछुआ मतलब हवा बह रहा है। इससे क्या होता है कि मुंह झुरा जाता है, गला सूख जाता है। इसलिए बोतल रखे हुए हैं कि जब हमारा गला सूखे तो हम थोड़ा पानी पी लेंगे तो गला जो है गीला हो जाएगा, तो बोलने में कठिनाई नहीं होगी। क्या सब तो दही पे गिर गया जी। चलिए कोई बात नहीं। हाँ तो बाबू, अपना अपना कॉपी कलम खोल के बैठ जाइए और हम आपको विस्तार रूप से बताएंगे और समझाएंगे। और जो भी आपकी समस्या है, जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो ऑनलाइन हमारे क्लास करते हैं, जो भी आपकी समस्या हो, हमारे वीडियो के नीचे कमेंट दिया गया है, उस कमेंट में अपना राय लिख सकते हैं। आपकी कमेंट का समस्या तुरंत हल किया जाएगा और उसे प्रयास किया जाएगा कि आपको समझाने को। ठीक, तो अगले वाले वीडियो में हमने बताया था बाबू इतिहास। कौन कौन जानता है इतिहास? इतिहास का परिभाषा, अर्थ, इतिहास जानने के साधन में क्या है और इतिहास किन शब्दों से बनी हुई है, मालूम है? देखो, एक बार हम समझाने का प्रयास करते हैं, सिर्फ आपको समझना है। देखो बाबू, अगर आप हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं तो मैं चैलेंज लेता हूं कि आपको नंबर 1 बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा। आप सिर्फ लिखना पढ़ना जानते हैं तो आपको नंबर 1 हम बनाएंगे। पहले बता दो बाबू, आपको हम बोल दें कि चलिए हम किताब खोलते हैं, आप अपना कॉपी कलम खोलिए और आपको हम किताब में से सारी बातें लिखवा देते हैं, छपवा देते हैं। अगर आप चाह दें कि हमको पूरा बोर्ड पर लिखवा दें, चाहे कॉपी में लिखवा दें, समझा दें, और हम उसे लिखकर अच्छा नंबर प्राप्त कर लें, तो शायद ये संभव नहीं है। संभव कब होगा? किसी भी चीज़ को पढ़िए, थोड़ा पढ़िए या अधिक पढ़िए, जैसे प्रयास करिए कि उस जो भी लिखवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसे समझने का प्रयास करिए। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आपको पढ़ा दिया जाता है और विस्तार से समझा दिया जाता है तो ये जो समझा हुआ शब्द है ना, कभी भूल नहीं पाओगे बाबू हमारा। कहें कि समझा हुआ बात कभी भूलता नहीं है। और जो कॉपी में लिख लिया जाएगा और सर लिखवा देंगे तो और चाह दे कि हम अच्छा नंबर प्राप्त कर ले और कुछ दिन तक ले याद कर लें, 1 साल 2 साल याद करके रख लें, तो ये संभव नहीं है। याद कैसे होगा बाबू? कुछ भी पढ़िए, समझिए, सबसे ज़्यादा प्रयास करिए समझने को। जो व्यक्ति समझ गया वो जीवन में कभी भूल नहीं सकता। और जो व्यक्ति कॉपी में खाली लिखते गया तो समझिए कि लिखने से उसे क्या फ़ायदा? कुछ नहीं फ़ायदा होगा, सब बेकार है। तो हमारे पास लिखवाया जाता है थोड़ा थोड़ा, कम कम, और पूरा विस्तार रूप से खोल खाल कर उसे बताया जाता है, समझाया जाता है। हमारे पास जो भी प्रश्न लिखवाए जाते हैं, बताया जाता है, समझाए जाते हैं, 1 पेज से लेकर 2 पेज तक नहीं लिखवाया जाता है। हमारा रूल है कि जितने भी हमारे भाई बहन हैं, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हैं, उन्हें हम बेहतरीन तरह से बताने और समझाने का प्रयास करते हैं। हमारे पास रूल अलग है। और एक और बात बता दें बाबू, हमारा कोचिंग ऑफलाइन स्टार्टिंग है। आप लोग का फीस बता ही दिए हैं पहले के वीडियो में।
कि एक वो जब एडमिशन शुरू में हुआ था, जब स्टार्टिंग हुआ था तो मात्र फी कितना था बाबू? 150 रुपया। 150 फीस था। अब ये 150 से 200 फीस हो गया है। कितना हो गया है? 200 फी हो गया है। अगर आप हमारे क्षेत्र की तरफ के हैं तो ये आपके सुनहरा अवसर है। इस सुनहरा अवसर को छोड़ने का प्रयास न करें। और आपको दिक्कत होता है कुछ समझने में तो आपकी समस्या का तुरंत हल किया जाएगा। आपको नंबर वन बनाने का प्रयास हमारा पूरा फोकस रहेगा। अब आपको नंबर 1 बनाना है। आइए 5 दिन 6 दिन क्लास करके देखिए हमारा क्लास कैसा है। उसके बाद अपना निर्णय लीजिए। अच्छा लगे तो पढ़िएगा, नहीं अच्छा लगे तो चली जाइएगा। हमारे कोचिंग में ज़बरदस्ती नहीं है। और जो भी हमारे छात्र हैं, जो भी आएंगे हमारे पास, उन्हें हम बेहतरीन तरह से बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। अब फी भी बहुत कम रखे हुए हैं, 200 रुपया, 150 रुपया। 150 पहले था, अब 200 रुपया हो गया। 200 रुपया यही रहेगा फी हमारा, ठीक। अब इससे ऊपर नहीं जाएगा। आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। हमारा कोचिंग है छितावना स्कूल, हाई स्कूल छितावना के बगल में सेंट्रल पब्लिक स्कूल है और पेट्रोल पंप के पीछे सेंट्रल पब्लिक स्कूल है, वहीं पे हमारा कोचिंग है, ठीक। तो आप आकर हमारे कोचिंग में ज्वाइन हो सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। हमने चर्चा किया था इतिहास। इतिहास में हमने बताया था कि इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, किन शब्द से हुई, इतिहास के पिता कौन है। इन सभी बातों को हम जानेंगे, समझेंगे और समझते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपको पूरा विस्तार उसका समझाएंगे, बताएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक। तो पहले हम बात करते हैं बाबू इतिहास की। थोड़ा इसे मिटा दें हम, ये मिटेगा नहीं, ये पानी से मिटेगा जी। चलिए यहीं पे लिख देते हैं इतिहास। इतिहास लिखने से पहले हम इन बातों को पहले समझ लें कि इतिहास लिखे हैं तो इसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे इसका परिभाषा। उसके बाद जानेंगे कि इतिहास किन शब्द से उत्पत्ति हुई है और इतिहास का जनक कौन है, इतिहास का पिता कौन है, क्या, ठीक। इतिहास लिखे हैं तो बाबू इतिहास का उत्पत्ति, चलिए उत्पत्ति जान लेते हैं। इतिहास की उत्पत्ति 3 शब्दों से मिलकर हुई है। इतिहास की उत्पत्ति 3 शब्दों से मिलकर हुई है। इति प्लस ह प्लस आस। चलिए लिखिए देते हैं, आपको और विस्तार से समझ में आएगा। इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 3 शब्दों से हुई है। जैसे इतिहास लिखा है तो इसे क्या कर दें, संस्कृत में तोड़ेंगे। जैसे इति प्लस ह प्लस आस, ये क्या है बाबू, इस संस्कृत में तोड़ दिए हैं। इतिहास शब्द की उत्पत्ति 3 शब्द से मिलकर हुई है। कैसे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये क्या है, संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर हुई है, जिन्हें इतिहास के नाम से जानते हैं इतिहास, ठीक। और आपको बता दे बाबू, इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस है। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने सबसे पहले हिस्टोरिका में किया था, जिन्हें हम इतिहास के नाम से जानते हैं। ओके, अब हम जानेंगे इतिहास का परिभाषा क्या होता है, ठीक। इतिहास, एक मिनट, थोड़ा हमारा गला सूख गया। इतिहास वह समय है, इतिहास वह समय है जो बीत चुका है, लेकिन उस बीते समय में क्या कुछ घटित हुआ है उसके कुछ अंश या प्रमाण लिखित रूप से मौजूद है, जिन्हें हम इतिहास के नाम से जानते हैं। ये तो हमारा परिभाषा हुआ। अब थोड़ा हम समझेंगे इतिहास का अर्थ। हमने तो इतिहास की उत्पत्ति को बताया, 3 भागों में बांटा गया है, 3 खंडों में, 3 संस्कृत के 3 खंडों से उत्पत्ति हुई है, इति प्लस ह प्लस आस। अब हम जानेंगे इन अर्थों के बारे में कि इति का अर्थ क्या होता है और ह का अर्थ क्या होता है और आस का अर्थ क्या होता है, ठीक।
आपकी जो भी समस्या है कमेंट में लिखने का प्रयास करिए, हम उस कमेंट को जवाब जरूर देंगे। ठीक, चलिए हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं। इति का अर्थ होता है बाबू जैसा हुआ वैसा ही, जैसा हुआ वैसा ही, यानी इति का अर्थ होता है जैसा हुआ वैसा ही, यानी जैसा यानी प्राचीन काल में जो भी घटना घटी है वैसा, यानी जो घटा है वैसा ही, यानी उसी तरह। क्या है? हा का अर्थ होता है सचमुच, सचमुच, यानी जैसा घटा है घटना प्राचीन काल में, जो कहानी लिखी गई है वो क्या है? हकीकत है, सचमुच का है। अब हम जानेंगे आस। आस का अर्थ होता है बाबू निरंतर रहना या ज्ञान होना, ज्ञान होना। अब चलिए हम फिर विचार से समझ लेते हैं। इति प्लस ह प्लस आस, तो इति का अर्थ होता है जैसा हुआ वैसा ही, यानी जो प्राचीन काल में जो भी घटना घटी है वैसा ही हकीकत में हकीकत है, वो क्या है? सचमुच का कहानी है। अब हम आस का अर्थ होता है नियंत्रण है, नियंत्रण रहना है और ज्ञान होना, यानी जब हम प्राचीन काल के बारे में मालूम चला और ये हकीकत कहानी मालूम चला, तो इन कैसे हम लोग को मालूम चला? हमारा दादा होंगे या ईया होंगे या परदादा होंगे, तो 2 साल से लेकर 40 साल के बातें वो बता सकते हैं, 80 साल के बाद बता सकते हैं, लेकिन 200 वर्ष पहले क्या हुआ था वह कैसे मालूम चलेगा? हाँ, तो यही हमको बताता है इतिहास। इतिहास हम पढ़ेंगे तो हमको मालूम चलता है कि करोड़ों साल पहले 200 वर्ष पहले ऐसे ऐसे लोग रहते थे और इनका जीवन ऐसा था। कैसे मालूम चलेगा? ये जब इतिहास पढ़ेंगे तो हमने क्या, हमें मालूम चला और हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो हम इतिहास के नाम से जानते हैं। अब आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। इति प्लस ह आस, तो इसे हम खंडित कर दिए और इसका अर्थ निकाल दिए हैं। इति का अर्थ होता है जैसा हुआ वैसा ही, ह का अर्थ होता है सचमुच, आस का अर्थ होता है निरंतर रहना और ज्ञान होना। ये तो क्लियर हो गया। अब बाबू हम आपको बता दें, इतिहास जानने के साधन में हमने बात किया था, इसे भी समझा देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इतिहास जानने की साधन। बाबू एक और बात ध्यान में रखना, ये मत समझ लेना कि इतिहास को हमने 2 भागों में बांटा है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3। एक है प्राचीन काल, एक है मध्यकाल और तीसरा का है आधुनिक काल। तो हम क्या बात कर रहे हैं? इतिहास जानने के साधन, यानी इतिहास को हम कैसे समझें, किन तरीक़ों से जानें कि इतिहास पढ़ने में या समझने में हमको आसान हो जाए। उसी ट्रिक को हम यूज करते हुए हमने क्या किया है? इतिहास जानने के साधन को बांट दिया। इतिहास मतलब बता दिए हैं जानने, माने जानना, जानने की इच्छा। और साधन मतलब क्या होता है? यानी मान के चलो हमको यहाँ से जमुना बाजार से सिवान जाना है, तो अपना साधन लेंगे। साधन हमारे पास साधन होगा, या बाइक होगा तो बाइक से जाएंगे, या हमारे पास बाइक नहीं होगा तो हम बस पकड़ेंगे। यानी जिन शब्दों के आधार पर हम चलते हैं और आसान लगता है उन्हें हम साधन कहते हैं। जैसे हमको कहाँ जमुना से नहीं बोले हैं, जमुना से गोपालगंज जाना है तो या तो बाइक होगा, तो बाइक से जाएंगे तो हम लोग कहाँ तेल डालेंगे और चल जाएंगे, और आसान लगता है जाने में, दिक्कत नहीं लगता है। वही बोलते गए जाओ साइकिल से जाओ तो अच्छा नहीं लगता है साइकिल से जाने में। क्या, इसी को हम कहते हैं साधन। यानी जो भी आधार जानने या समझने की जो भी ट्रिक है उसके आधार समझ लेते हैं तो हमको आसान लगता है, कोई समझने में कठिनाई नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतिहास जानने के साधन में हमने 2 भागों में बांटा है। पहला का लिखा है पुरातत्व, दूसरा का लिखा है साहित्य। साहित्य पुरातत्व में हो जाता है बाबू अभिलेख, दूसरा का होता है स्मारक, तीसरा का होता है सिक्के, चौथा का होता है चित्रकला। चित्रकला और साहित्य में भी हमने बताया था बाबू पहले वाले वीडियो में हमने बताया था साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, या तो देसी बोलिए या तो विदेशी बोलिए।
देसी भी हम बोल सकते हैं और विदेशी भी बोल सकते हैं। थोड़ा इस पर समझिए, ये तो आपको बता ही दिए हैं, अगला वीडियो में भी समझाए हैं, और इसको भी थोड़ा समझ ले। देसी देसी मतलब क्या होता है, जो हमारे देश में परंपरा चली आ रही है, जो नियम कानून है वो हमारे देश का है, और यही जाते हैं अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, नियम कानून देखते हैं, ये का विदेशी रहता है। ये हमारे देश में नियम कानून जो है वो नहीं है, हमारे देश में देसी है। यानी हम अपने देश में है तो अपने देश का जो भी बात हो तो हम अपने देशी के निवासी बोलेंगे, देसी बोलेंगे। और ये हमारे देश का नियम कानून नहीं है तो ये क्या हो गया, विदेशी हो गया। या तो देसी बोलिए या तो विदेशी बोलिए। तो देसी में भी हो जाता है बाबू धार्मिक, धार्मिक और गैर धार्मिक, गैर धार्मिक, ठीक। या तो देसी बोलिए या तो धार्मिक बोलिए, तो हमारे देश में नियम है। लेकिन विदेशी बोलते हैं तो गैर धार्मिक होता है, यानी हमारे देश में जो भी नियम कानून है वो दूसरे देश में नहीं है, जिसे हम गैर धार्मिक नाम से जानते हैं, ठीक। तो धार्मिक में हो जाता है बाबू, किन किन बातों को हम मानते हैं, ब्राह्मण धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, और जैन धर्म को मानते हैं। और गैर धार्मिक हो जाता है बाबू यूनानी, चीन और अरबी। कोई समझने में दिक्कत नहीं ना? एक बार समझाता बाबू। इतिहास जानने के साधन में आपको बता ही दिया कि कैसे समझना है। तो इसमें दो भागों में बांटा है, एक पुरातत्व है, दूसरा है साहित्य। तो पुरातत्व में हो जाता है बाबू अभिलेख होता है, स्मारक होता है, सिक्के होता है और चित्रकला होता है। वहीं पर साइड में जाते हैं तो साहित्य होता है। साहित्य को दो भागों में बांटा है, पहला का नाम है देसी या धार्मिक बोलिए, या तो विदेशी बोलिए या गैर धार्मिक बोलिए। तो देसी का धार्मिक में हम मानते हैं ब्राह्मण धर्म को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग बौद्ध धर्म मानते हैं, कुछ लोग जैन धर्म मानते हैं। अब यहीं पे जाते हैं विदेशी में और गैर धार्मिक में, तो ये हो जाता है यूनानी और चीन और भी। अब एक और बात वह बता दें, देखिए हमारे देश में कुछ लोग ब्राह्मणों को मानते हैं, कुछ लोग बौद्ध धर्म मानते हैं, कुछ लोग जैन धर्म मानते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण जो है इसमें थोड़ा नियम कानून है, इसमें छुआछूत भी है, इसके हम बताते हैं। जैसे जो मनु था बहुत विद्वान था, वो राजपाट करने के लिए वो 4 भागों में 4 जातियों में बांट दिया। पहला हुआ ब्राह्मण, वहाँ का राजा बनना था हमको, तो समझिए तो क्या करेंगे, अपना खेल रचेंगे कि कैसे हम क्या करें कि इस प्रजा पर, इस लोगों पर हम राज करें। तो ब्राह्मणों ने अपना राज जमाने के लिए, और मनु जो था वो अपना खेल रचा, तो अपने आप को ब्राह्मण साबित कर दिया। अब जब राजा बना, ब्राह्मण राज बन गया, ब्राह्मण राज हो गया, तो सोचा कि हमको भी रक्षा करने वाला आदमी होना चाहिए ना। तो उन्होंने क्या किया, क्षत्रिय का निर्माण किया। राजा बना, उसके बाद से हमको रक्षा करने वाला होना चाहिए, तो क्या किया, क्षत्रिय का निर्माण किया। जब क्षत्रिय का निर्माण किया, रक्षा करने वाला हो गया, तब सोचा कि एक और भी होना चाहिए, हमें खाने पीने के लिए भी चीज़ जाना चाहिए ना। तो वो का वेश्य का निर्माण किया। अब वो खेती करने लगे, भांटा गोभी रोपने लगे, और उन राजाओं को और क्षत्रिय को मिलने लगा। जब सोचा रही घर बर्तन हमारा माल गोरू है, तो वो कौन साफ सफाई करेगा, गोबर कौन फेंकेगा। तो उन्हें क्या किया, शूद्र का निर्माण किया। इन 4 जातियों में वो बांट दिया, और हमारे प्रजा पर, हमारे राज पर वो राज करता रहा, ठीक। इसकी बात हम आगे भी करेंगे और समझाएंगे और विस्तार रूप से, ठीक। तो थोड़ा इस पहले हम समझ लेते हैं बाबू पुरातत्व। पुरातत्व में भी हम पहले बताए थे बाबू, पुरातत्व का अर्थ क्या था, पूरा मतलब पूरा प्लस तत्व, पूरा मतलब पुराना या प्राचीन का, तत्व में औजार, यानी जो पृथ्वी के अंदर छिपा हुआ है, पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री को हम पुरातत्व के नाम से जाने। जैसे हमारे, यानी समझो कि कुड़ाई हुआ, जमीन को, पृथ्वी को कुड़ाई हुआ, तो वहाँ पर लोहा, लक्कड़, सोना, चांदी इत्यादि सभी मिले हैं, जिन्हें हम पुरातत्व के नाम से जानते हैं, ओके, इत्यादि सभी। अब इसमें भी बताए हैं बाबू अभिलेख जो पत्थरों पर लिखा जाता था, जिन्हें अभिलेख कहते हैं। स्मारक मतलब होता है भवन, यानी घरों के बारे में बता रहा है। उसके बाद आता है सिक्के मतलब सिक्के को उस समय, इस टाइम में सिक्का क्या आ रहा है, गोल आ रहा है, और उस समय लाम, गोल, तिरकोड़, चतुर्भुजाकार
आया करता था, बनता था। तो इस सिक्कों को क्या कर किया जाता था, मार कर पीट कर बनाए जाते थे, जिससे सिक्कों का आकार सही नहीं होता था, या तो लाम होता था, या तो वृत्त होता था, या तो तिरकोण होता था, इत्यादि सभी। इन सभी के बारे में बता रहा है। अब आता है 4 नंबर हमारा चित्रकला। यानी प्राचीन काल में भी लोग बहुत शौकीन होते थे, वो चित्रकारी भी करते थे। दीवारों पे, घरों पे जो मटके होते हैं, मटकों को सुखा कर, पका कर, पॉलिश करके उस पर चित्रकारी भी की जाती थे, जिन्हें चित्रकला के नाम से जानते हैं। ये अभी नहीं, ये मैं समझो कि हम आधुनिक युग में हैं तो अभी ये सब है नहीं। जितना हम इस समय इस युग में हम जो भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, ऐसा ज़िंदगी करोड़ों साल पहले, 200 वर्ष पहले लोग जीत चुके हैं। मोहनजोड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालबंगन, इन सभी ने ऐसा ज़िंदगी जी चुका है। जिस महल में, जिस घर में हम 1 महीने 2 महीने 3 महीने रहते हैं और पानी पीने के लिए, और जो पानी बेकार होता है निकल जाता है नाले के द्वारा, वो भी प्राचीन काल में भी लोग नाले बनाए गए थे। क्या, नहाने धोने के लिए जो भी पानी बेकार होता था वो नाले के द्वारा निकलते हुए जलाशय में, यानी मोरी बना हुआ था घर के पीछे की तरफ से बहुत बड़ा सा, उसी में जाकर गिर जाता था। ठीक। और साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा जाता था। सड़कों को साफ़ सफाई पर साइड में कूड़ा कचरा गाढ़ा बना दिया गया था कि यहाँ पर जो भी कुछ कूड़ा कचरा हो वहाँ पर फेंका जाए। और रोडों को ढाल बनाया जाता था कि बारिश हो तो रोड पर पानी न लगे, और वो पानी ढल रहेगा तो पानी ऊपर गिरेगा तो ढलते हुए वो गड्ढा में जा गिर जाएगा, जिससे क्या हम लोग सुरक्षित रहेंगे और साफ़ सुथरा रहेगा। स्वच्छता का बहुत ध्यान में रखते हुए इन सभी रोडों को और नाले को और जल निकलने के लिए व्यवस्था की गई थी। ठीक। थोड़ा आप समझेंगे बाबू, इसे थोड़ा लिखवा लेते हैं। बाबू कपो कलम खोल लीजिए और समझने का प्रयास करिए। पहला हमारा आता है पुरातत्व। तो पुरातत्व में हम आपको लिखवा देते हैं, पुरातत्व वह विज्ञान है। क्या? पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों को भौतिक ज्ञान का प्राप्त करना है। यानी पुरातत्व बता ही दिए हैं, पूरा प्लस तत्व। पूरा मतलब पुराना या प्राचीन काल, तत्व औजार। यानी समझ जाइए कि हाँ, प्राचीन काल में जो भी कुड़ाई हुआ था, जो भी लोहा लकड़ मिले थे, जैसे बर्तन आदि पदार्थ, औजार, धातु, उपकरण इत्यादि सभी प्राप्त हुए थे। एक जी हम पुरातत्व के नाम से जानते हैं। ये तो सब है, इसमें और कुछ नहीं समझना। दूसरा का हमारा होता है स्मारक। स्मारक से समझते हैं कि प्राचीन काल में बनाए गए भवन या राजमहल और ताजमहल, जिसके प्रशंसा हम आधुनिक युग में भी करते हैं। इसकी जानकारी हमें इतिहास से मिलता है। अब स्मारक मतलब समझ जाइए भवन, घर। यानी प्राचीन काल में जो घर होते थे, राजमहल होते थे, ताजमहल, भवन होते थे। देखे होंगे कि राजा का घर द्वार देखे होंगे कितनी अच्छी तरह से बनाया गया है, किन तरीक़ों से बनाया गया है। वो हर चीज़ में ध्यान रखते हुए उस घरों का निर्माण किया गया है। उसकी प्रशंसा हम इस युग में करते हैं, इस आधुनिक युग में करते हैं कि हाँ, राजा का घर बहुत बिजुड़ है, कितना अच्छा लगता है। इस समय है वैसा घर मिलेगा? नहीं मिलेगा जो राजा का घर होता था। इसकी प्रशंसा मतलब कहाँ, उसकी जो खूबी है उसकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं, आधुनिक युग में करते हैं। हाँ, यहाँ की राजा कितना बढ़िया घर बनते थे, लेकिन इस समय है नहीं है। अब हम जानेंगे बाबू, हमारा तीसरा का होता है सिक्के। सिक्के से हम समझते हैं कि सिक्के को मार कर पीट कर तैयार करके सिक्के का आकृति दिया जाता था, जिन्हें हम सिक्के के नाम से जानते हैं। और सिक्के की आकृति कैसी होती थी बता ही दिए हैं, वृत्ताकार, आयताकार, त्रिकोण, चतुर्भुज का इत्यादि सभी। इन तरीक़ों से सिक्के का निर्माण होता था और सिक्के को मार कर पीट कर तैयार किया जाता था, और अपने आवश्यकताओं को, अपने कामों के लिए, पूर्ति के लिए अपने सिक्कों का यूज करते थे, उपयोग करते थे, जिन्हें हम सिक्के के नाम से जानते हैं। अब आता है हमारे बात बाबू चित्रकला। चित्रकला के बारे में भी बता दिए हैं। चित्रकला मतलब क्या होता है, दीवारों पे बनाए जाते थे। बहुत शौकीन होते थे प्राचीन काल में लोग शौकीन होते थे, जो दीवारों पे अपने चित्रकारी किया जाता था, या तो कपड़े पर, और नहीं तो जो मटका होता है, मटका जिसे घड़ा बोलते हैं या तो हंडिया बोलते हैं, उसी हंडिया को सुखा कर मिट्टी से तैयार करके
सुखाकर आग में पकाकर तैयार करके उसमें पॉलिश की जाती थी। और पॉलिश करके उसमें चित्रकला भी बना दी जाती थी और देखने में बहुत सुंदर लगता था। इन्हें चित्रकला के नाम से जानते हैं। अब आते हैं बाबू दूसरा साहित्य हो। तो साहित्य के बारे में हम समझा देते हैं बाबू हाला मत करो, ठीक, आराम से बैठो और लिखने का प्रयास करो। सब आदमी कभी खोलो और समझने का प्रयास करते रहो। अब हम आपको समझाएंगे साहित्य और के बारे में, ठीक। साहित्य शब्द अंग्रेजी के लैटिन शब्द से हुई है। साहित्य शब्द लैटिन शब्द से हुई है। किसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसकी भाषा के माध्यम से अंतरंग की अनुभूति अभिव्यक्त कराने वाली ललित कला काव्य अथवा साहित्य को कहलाती है, ठीक। अब हम जानेंगे बाबू साहित्य को दो भागों में बांटा है। तो धार्मिक क्या है और गैर धार्मिक क्या है? तो चलिए लिखिए। धार्मिक से हम समझते हैं कि जितने भी नियम कानून हमारे देश में हैं, जैसे ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी मान्यताओं को मानते हुए हमारे देश में, हिंदुस्तान में, जिन्हें हम धार्मिक नाम से जानते हैं। ओके। अब दूसरा का आता है बाबू गैर धार्मिक या विदेशी। बोलिए। तो देखिए विदेश गैर धार्मिक से हम समझते हैं कि जितने भी नियम कानून हैं हमारे देश से हटकर दूसरे देश में जो भी नियम कानून है वो हमारे देश में लागू नहीं है। उनका नियम कानून कुछ अलग है, जिन्हें हम गैर धार्मिक या विदेशी नाम से जानते हैं। ये हम गैर धार्मिक के नाम से भी जानते हैं या कहते हैं। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साफ बात समझिए। देशी धार्मिक यानी जो भी हमारे देश में, यानी भारत देश में है, बिहार में है, तो इन सभी धर्मों को हम मानते हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म को मानते हैं। लेकिन यही अपना देश छोड़कर हम दूसरे देश में जाते हैं, इनका नियम कानून कुछ अलग हो जाता है। जैसे यूनानी देश हो गया, चीन हो गया, और भी हो क्या, इसका नियम कानून कुछ अलग है, ठीक। अब हम आपको समझाएंगे बाबू धार्मिक ब्राह्मण के बारे में समझिए। ब्राह्मण हिंदू वर्ण व्यवस्था का एक वर्ण है, यानी हिंदू वर्ण एक व्यवस्था का वर्ण है। यश मुनि की नियुक्ति के अनुसार ब्राह्मण जनजाति ब्राह्मण वह है जो परम ज्ञान को जानता हो। यानी अगर बोलते हम ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है, तो ईश्वर का ज्ञाता, यानी ईश्वर के बारे में जानता हो, जिन्हें हम ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। तो जो ब्राह्मण है तो जानता ही है कि ईश्वर के बारे में कितना ढोंग रचता है। आपका ब्याह होता होगा और पंडित जी नहीं आएंगे तो कहेंगे हमारा ब्याह शुद्ध नहीं होगा, और नहीं तो नवरात्र करेंगे, छठ पूजा करेंगे, तो पंडित जी बताइए ना छठ कहिया पड़ता है, नवरात्र कहिया पड़ता है। तो अपना पतरा खोलेंगे और बता देंगे। तो उस नियमों कानून को हम मानते हैं और उन जो भी कहते हैं सुनते हैं उनके आधार पर हम चलते हैं, जिन्हें हम ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। और ब्राह्मण का अर्थ होता है ईश्वर का ज्ञाता, यानी ईश्वर से उसके संपर्क है, उसके ईश्वर के बारे में मालूम है। वो अपना खेल रास्ता रहता है, हम अभी तक गुलाम बने हुए हैं। अगर यहीं पर हम बौद्ध धर्म को मान लेते हैं या जैन धर्म को मान लेते हैं, तब जाकर हमें समझ में आता है कि ब्राह्मण धर्म ये क्या है, सब बेकार है, ठीक, ये सब झूठ है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम समझेंगे बाबू बौद्ध धर्म। चलिए हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बौद्ध धर्म भारत की परंपरा से निकला ज्ञान धर्म और दर्शन है। यानी देखिए बौद्ध धर्म भारत की परंपरा से निकला ही एक धर्म है। यानी भारत हमारे देश में ब्राह्मण भी धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन भी धर्म, लेकिन यही हमारे देश में से निकला हुआ बौद्ध धर्म भी है। एक परंपरा निकला हुआ हमारे बौद्ध धर्म में भी है, और दर्शन शास्त्र भी कहते हैं या धर्म कहते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। यानी महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई और बोल दे कि बुद्ध भगवान को द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। यानी बुद्ध धर्म के द्वारा ही बौद्ध धर्म की स्थापना की गई बा, ठीक बा। ये प्रमुख हैं हीनयान, थेरवाद, महायान, प्रज्ञान, नयान, परंतु सभी बौद्ध धर्म सिद्धांत ही मानते हैं। यानी इन नियमों कानून को भी मानते चलते आ रहे हैं। अब हम तीसरा समझेंगे बाबू जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक ही तरह का है, थोड़ा अलग कहानी है, ठीक। चलिए हम समझ लेते हैं जैन धर्म।
जैन धर्म विश्व के सबसे प्राचीन दर्शन धर्मों में से एक है। यह भारत की परंपरा से निकला तथा इसके प्रवर्तक है। यानी ये भी क्या है, हमारे भारत या बिहार से निकला हुआ हमारा एक धर्म है। जैसे ब्राह्मण धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, उसी तरह है जैन धर्म। ठीक। और 24वीं तीर्थकर, जिनमें प्रचलन तीर्थकर भगवान ऋषभदेव, आदिनाथ तथा अंतिम प्रमुख महावीर स्वामी जी है। यानी अंतिम बोलेंगे तो महावीर स्वामी जी है। ठीक। जीन परंपरा का अर्थ होता है, यानी जीन जैसे बोल देते हैं जीन, अगर यहाँ पर लिख दें तो जीन का अर्थ होता है, एक है जीन। तो जीन का अर्थ होता है जीन द्वारा पारंपरिक दर्शन जो जीन अनुयायी हो उन्हें जैन धर्म के नाम से जानते हैं। क्या जीन का अर्थ क्या होता है, जीन द्वारा पारंपरिक दर्शन जो जीन अनुयायी हो उन्हें जैन धर्म के नाम से जानते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ चुका है। कोई भी आपकी समस्या हो इस कमेंट में लिखने का प्रयास करें, हम आपको विस्तार से समझाएंगे अगले वाले वीडियो में। ठीक। अब हम जानेंगे बाबू, अब हमारा आता है विदेशी और गैर धार्मिक। तो चलिए इसमें हम समझेंगे यूनानी किसे कहते हैं, यूनानी के बारे में जानते हैं। यूनान यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूनान कहाँ स्थित है, यूरोप देश में स्थित है। यूनान कहाँ स्थित है बाबू, यूरोप देश में स्थित है। यहाँ के लोगों को यूनानी अथवा यवन कहते हैं। यहाँ के लोगों को यूनानी या यवन कहते हैं, यवन या वन कहते हैं। ओके, वन कहते हैं। अंग्रेजी तथा अन्य पश्चिमी भाषाओं में इन्हें ग्रीक भी कहते हैं। यानी अंग्रेजी भाषाओं में भी इन्हें ग्रीक कहते हैं। यहाँ पे रहने वाले लोग अपने देशों को एलांस भी कहते हैं। यानी यहाँ पर जो भी लोग रहते थे अपने देशों को क्या कहते थे, एलांस कहते थे। ठीक। अब हम जानेंगे बाबू चीन के बारे में। यूनानी के बारे में जान लिए, अब जानेंगे चीन के बारे में। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर चीन में मानव बसाव लगभग 22.5 लाख साल पुराना है। चीन की सभ्यता विश्व की पुरातत्व सभ्यताओं में से एक है। यह उन गिने चुने सभ्यताओं में एक है जिन्होंने प्राचीन काल में अपना स्वतंत्र लेखन पद्धति को विकास किया। ठीक, जिन्हें हम चीन के नाम से जानते हैं। इसकी चर्चा आगे भी करेंगे बाबू, लेकिन आपको हम पूरा विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी चर्चा आगे भी होगी और आपको पूरा उसके बारे में बताया जाएगा, समझाया जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगा। अब जानेंगे बाबू, अब लास्ट हमारा आता है अरबी। तो अरब लोग या अरबी लोग अंग्रेजी एक मानव जातियों का समूह है। यानी अरब लोग, यानी जो अरबी लोग होते थे उन्हें अरब भी कहते थे। अरब लोग या अरबी लोग भी अंग्रेजी एक मानव जाति का समूह है। यानी अंग्रेजी एक शब्द, मानव जाति क्या है, एक समूह है जो मुख्य रूप से पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका में रहते हैं। यदि लोग अरब की सबसे विस्तृत परिभाषा की जाए तो इनकी जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक है और चीनियों के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मानव जाति है। यानी चीनी मतलब क्या, चीन के जितने भी लोग हैं और इनसे तुलना विश्व में की जाए तो दूसरी संख्या सबसे बड़ी मानव जाति होगी। ठीक। और एक और बता दो बाबू, अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहता है। अतीत मतलब कहता है पुराना, प्राचीन काल। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक कौन है, हेरोडोटस। इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। एक प्राकृतिक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। या तो प्राचीन काल, या तो मध्यकाल, या तो आधुनिक काल। इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।